नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर की बुक्स का जो है पॉलिटी का जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक के अनुच्छेद को आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं खान सर का बुक्स है ये, केजीएस लिखा गया है, केजीएस पब्लिकेशन खान सर का ये बुक है और पूरा दिखाते हैं आपको। और इसमें जो आपको जो है भारतीय संविधान का जो आपको भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था से जुड़े जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के यानी जो है आर्टिकल जो है 1 से लेकर के और आर्टिकल 395 तक को पूरा बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चलिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देख सकते हैं खान सर का बुक्स का है, भारतीय संविधान का जो है ये बुक्स है, खान ग्लोबल स्टडीज यहाँ पर भी लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जो है संविधान के अनुच्छेद यहाँ से अनुच्छेद में है, पहला भाग जो है इसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के पहला भाग में जो है ये आ जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसमें जो है आता है अनुच्छेद 1 में। देख सकते हैं अनुच्छेद 1 में जो है रखा गया है संघ का नाम, और राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 1 में रखा गया है। और अनुच्छेद 2 में रखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का स्थापना करना है या प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 2 में रखा गया है इसको। और अनुच्छेद 2 का ए में जो है रखा गया है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था निरसन के द्वारा, जो है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 2 के ए में रखा गया है इसको जो है। अनुच्छेद 3 में जो है रखा गया है राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। राज्य का जो पुनर्गठन किया जाएगा या राज्य का नाम जो है और उसकी सीमा जो है इसमें यदि परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में जाना होगा, तो अनुच्छेद 3 में इसको रखा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 4 में जो है ये रखा गया है कि पहली और चौथी अनुसूची में यदि संशोधन तथा अनुपूरक या अनुसांगिक व परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो है अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियां जो है ये रखा गया अनुच्छेद 4 में रखा गया है। चलिए अब भाग जो है संविधान का भाग दूसरा जो है ये कहलाता है नागरिकता। संविधान के दूसरा भाग जो है ये नागरिकता कहलाता है, नागरिकता से संबंधित, और इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। चलिए अनुच्छेद 5 में देख लीजिए। अनुच्छेद 5 में जो है रखा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता मिलेगा व्यक्ति को, ये अनुच्छेद 5 में रखा गया है। और अनुच्छेद 6 में रखा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, इसको जो है अनुच्छेद 6 में रखा गया है। और अनुच्छेद 7 में रखा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 7 में रखा गया है। और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 8 में रखा गया है। और अनुच्छेद 9 में जो है रखा गया विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, यह अनुच्छेद 9 में रखा गया है। यदि विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी मर्जी से यदि जो है ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है ये समाप्त हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 में रखा गया है। अनुच्छेद 10 में रखा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का जो अधिकार है उसको बना रहना, अनुच्छेद 10 में रखा गया है। और अनुच्छेद 11 में रखा गया है सांसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 11 में है। चलिए अब भाग तीसरा देख लेते हैं। संविधान का जो भाग तीसरा है इसमें रखा गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से लेकर के यदि देखिए तो अनुच्छेद 35 तक में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या रखा गया है, यदि आप चाहते हैं इसका जो है डिटेल से वीडियो संविधान वाइज संविधानी जो संविधान के अनुच्छेद व अनुच्छेद जितना भी और डिटेल्स बन सकता है उस पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर भी बन जाएगा। पहले आपको जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक को इस वीडियो में कवर करा देते हैं। और अनुच्छेद 1, 2, 3 इसके टोटल जो जितने भी डिफरेंस करके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको चाहते हैं तो उसको भी मिल जाएगा, खान सर के बुक्स का ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ से अनुच्छेद 12 में जो है रखा गया है राज्य की परिभाषा को जो है अनुच्छेद 12 में रखा गया है। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने की वाली विधि जो है ये अनुच्छेद 13 में रखा गया है। और अनुच्छेद 14 में जो है ये रखा गया है कि विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में रखा गया है।
और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात यानी जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये अनुच्छेद 15 में रखा गया है। और अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को रखा गया है। लोक नियोजन के अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 में रखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में रखा गया है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत रखा गया है। यदि उपाधियों का अंत बोले तो ये अनुच्छेद 18 में रखा गया है। अनुच्छेद 19 में जो है ये रखा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 19 में रखा गया है। और अनुच्छेद 20 में कहे तो अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये अनुच्छेद 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इन अपना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया है। और अनुच्छेद 21 का ए में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये रखा गया है। जो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे होता है इसको निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है। आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है ये रखा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण यानी जो है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 में रखा गया है बालाश्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध ये अनुच्छेद 23 में रखा गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम इत्यादि का निषेध ये अनुच्छेद 24 में रखा गया है। यानी जो कारखानों में जो होता है कारखाना जो होता है फैक्ट्री सब उसमें बाल श्रम यानी जो है बच्चे जो मजदूर बनते हैं उसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर भी KGS पब्लिकेशन लिखा गया है। KGS खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर के बुक्स का है ये। आगे आप लोग तो शुरू में देख ही लिए, चलिए और भी आगे बताते हैं। आगे है यहाँ से क्वेश्चन के अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में जो है ये रखा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और यानी जो मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 में रखा गया है। आप प्रचार भी कर सकते हैं आचरण का और धर्म किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, ये जो है अनुच्छेद 25 में रखा गया है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 26 में रखा गया है। और अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 27 में रखा गया है। अनुच्छेद 28 में जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक कार्यों में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 28 में रखा गया है। और अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 में बोले तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार ये अनुच्छेद 30 में रखा गया है। आप जो है कहीं पे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान जो जिसकी संख्या कम है उसका जो है शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, ये अनुच्छेद 30 के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद 31 में रखा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में रखा गया है, जिसको अभी निरसन कर देने जाए निरस्त कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 33 में बात करें तो अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की सांसद की शक्ति जो दिया गया है, सांसद को शक्ति जो दिया गया है यह अनुच्छेद 33 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 34 में जो है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निबंधन ये अनुच्छेद 34 में रखा गया है कि आप किसी भी मूल अधिकार है फिर भी यदि आप सेना कहीं पे जो है और वहाँ पे लड़ाई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 34 में रखा गया है। और अनुच्छेद 35 में जो है ये रखा गया है कि मौलिक अधिकारों की उपबंधों का जो है प्रभावी करने का विधान यानी जो है मौलिक अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान जो है ये अनुच्छेद 35 में रखा गया है। चलिए आगे बताते हैं। आगे है अनुच्छेद 36 से देख सकते हैं ये भाग 4 जो है इसमें रखा गया है राज्य व नीति निर्देशक तत्व। राज्य व नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद यानी संविधान के भाग 4 में रखा गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 36 से लेकर के यदि आपको बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है यानी जो है यहाँ पे 36 अनुच्छेद 36 से बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का रखा गया है यहाँ पर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आगे में। चलिए आगे बताते हैं आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा को अनुच्छेद 36 में रखा गया है।
और अनुच्छेद 37 में जो है इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होना, यह अनुच्छेद 37 में रखा गया है। और अनुच्छेद 38 में जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में रखा गया है कि राज्य जो है ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में रखा गया है। अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व को अनुच्छेद 39 में रखा गया है। और अनुच्छेद 39 का ए में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 का ए में रखा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है। और अनुच्छेद 40 में रखा गया ग्राम पंचायतों का संगठन, यह अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 42 में रखा गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि जो है ये अनुच्छेद 43 में रखा गया है। और अनुच्छेद 43 का ए में जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये अनुच्छेद 43 का ए में रखा गया है। अनुच्छेद 43 का बी में यदि बात करें तो सहकारी समितियों का बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 43 का बी में रखा गया है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 46 में रखा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 46 के बाद जो है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में जो है यहाँ पे देखें तो अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 47 में रखा गया है। और अनुच्छेद 48 में जो है ये कृषि और पशुपालन का संगठन को अनुच्छेद 48 में रखा गया है। अनुच्छेद 48 का ए में तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों का रक्षा जो है अनुच्छेद 48 का ए में रखा गया है। अनुच्छेद 49 में तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में रखा गया है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 51 में रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, और आप इसको यदि 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। या तो आप जो है वीडियो को ही 1 से 2 बार देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इसके बाद याद हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्य क्यों रखा गया है, अनुच्छेद 51 के ए में जो है। इसके बाद अनुच्छेद 52 में बात करें तो अनुच्छेद 52 में जो है यानी अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में रखा गया है। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 54 में रखा गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि जो है ये अनुच्छेद 55 में रखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी जो है पुनर्निर्वाचन करने के जो विधि इसको जो रखा गया है ये अनुच्छेद 57 में रखा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं रखा गया है, क्या चाहिए। और अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद की शर्तें रखा गया है, यानी क्या क्या शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को रखा गया है। और ये राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में रखा गया है। और अनुच्छेद 62 में बात करें तो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो है ये अनुच्छेद 62 में रखा गया है। और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति को रखा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और
अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 में रखा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को रखा गया है और अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि को, यह उपराष्ट्रपति जो है इसके पद की अवधि के बारे में जो है अनुच्छेद 67 में रखा गया है। अनुच्छेद 68 में जो है रखा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो है ये अनुच्छेद 68 में रखा गया है। अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है ये अनुच्छेद 70 में रखा गया है और अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय को रखा गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को रखा गया है और अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से जो है चर्चा किया गया है, ये अनुच्छेद 73 में इसको रखा गया है। आगे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत की महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है इसको जो होता है, ये अनुच्छेद 74 में रखा गया है और अनुच्छेद 75 में जो है ये रखा गया है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है ये अनुच्छेद 75 में रखा गया है। अनुच्छेद 76 में जो है ये भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में रखा गया है और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है ये अनुच्छेद 77 में रखा गया है और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने इत्यादि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को जो है ये अनुच्छेद 78 में रखा गया है। जो है राष्ट्रपति को जानकारी देना होगा यदि प्रधानमंत्री कोई कर्तव्य करता है तो, ये जो अनुच्छेद 78 में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं संसद के बारे में। सांसद को यहाँ से अनुच्छेद 79 से जो है 79 में जो है संसद का गठन को रखा गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को रखा गया है और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये अनुच्छेद 82 में रखा गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि को रखा गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता जो है ये रखा गया है और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17 अवसाना और विघटन को रखा गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों की अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 86 में रखा गया है और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण को रखा गया है अनुच्छेद 87 में और अनुच्छेद 88 में जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 88 में रखा गया है और अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को रखा गया है, ये अनुच्छेद 89 में और अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 91 से। अनुच्छेद 91 से बताइए तो अनुच्छेद 91 जो है ये रखा गया है कि सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति जब ये जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 91 में और अनुच्छेद 92 में जो है ये रखा गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 92 में रखा गया है और अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रखा गया है अनुच्छेद 93 में। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, ये जो है ये रखा गया अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त यदि होता है या पद त्याग करना चाहता है या पद से हटाया जाता है तो ये जो है ये अनुच्छेद 94 में रखा गया है। अनुच्छेद 95 में जो है ये रखा गया है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 95 में रखा गया है और अनुच्छेद 96 में रखा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसको जो है पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 96 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में जो है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते को रखा गया है और अनुच्छेद
98 में बात करें तो संसद का सचिवालय जो है ये अनुच्छेद 98 में रखा गया है। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। और अनुच्छेद 100 में जो है संसद के सदनों में मतदान और गणपूर्ति जो है इसको रखा गया है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 101 में जो है संसद के सदनों में स्थानों का रिक्त होना को रखा गया है। और अनुच्छेद 102 में जो है संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता जो होना चाहिए ये अनुच्छेद 102 में रखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 103 में जो है संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का जो है विनिश्चय जो है ये अनुच्छेद 103 में रखा गया है। आगे बात करते हैं 104 से। 104 में जो है ये कहा गया है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले जो है या अर्हित न होते हुए या निरर्हता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जो है ये अनुच्छेद 104 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 105 में जो है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों व विशेष अधिकार इत्यादि जो है अनुच्छेद 5 में रखा गया है। और अनुच्छेद 6 में जो है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते को रखा गया अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 7 में 107 में जो है ये विधेयक की पुनः स्थापन और पारित किए जाने के बाद इस संबंध में उपबंध जो है ये अनुच्छेद 107 में रखा गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ये अनुच्छेद 108 में इसको रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में जो है देख सकते हैं ये कहा गया है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 109 में रखा गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। 111 में जो है विधेयक पर अनुमति के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर रखा गया है। और अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को अनुच्छेद 113 में रखा गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक को रखा गया है। और अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में रखा गया है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान को रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। और अनुच्छेद 118 में संसदीय प्रक्रिया के नियम को अनुच्छेद 118 में रखा गया है। अनुच्छेद 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ये जो है अनुच्छेद 119 में रखा गया है। और अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को जो है ये रखा गया अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन ये अनुच्छेद 121 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना ये अनुच्छेद 122 में रखा गया है। अनुच्छेद 123 में जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 में रखा गया है। चलिए इसके बाद आता है जो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 124 से आगे है इसके बारे में। चलिए 124 से शुरू करते हैं। 124 में यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में रखा गया है। और अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन इत्यादि के बारे में रखा गया है अनुच्छेद 125 में। और अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को रखा गया है। और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान को रखा गया है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को रखा गया है। और अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालय से सिविल विषय से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। और अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। अनुच्छेद 34 का ए में देखें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र को रखा गया है। और अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना रखा गया है। और अनुच्छेद 136 में
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त को रखा गया है। और अनुच्छेद 137 में जो है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है पुनर्वलोकन को रखा गया है अनुच्छेद 137 में। इसके बाद जो है अनुच्छेद 138 आता है। अनुच्छेद 138 में देखें तो यहाँ पर रखा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है ये अनुच्छेद 138 में रखा गया है। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना ये अनुच्छेद 139 में रखा गया है। और अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां को रखा गया है। अनुच्छेद 141 में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना ये अनुच्छेद 141 में रखा गया है। और अनुच्छेद 142 में जो है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में आदेश ये अनुच्छेद 142 में रखा गया है। अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 143 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 144। 144 में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों और उच्चतम न्यायालयों की सहायता से में कार्य किया जाना ये अनुच्छेद 144 में रखा गया है। अनुच्छेद 145 में जो है न्यायालय के नियम इत्यादि को रखा गया है। और अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय को रखा गया है। और अनुच्छेद 147 में निर्वाचन को रखा गया है। अनुच्छेद 147 में जो है निर्वाचन को रखा गया है। इसके बाद बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 48 से 51 में, अनुच्छेद 148 से 151 में। चलिए 148 में देखें तो 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को रखा गया है। और अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां को रखा गया है। और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप को रखा गया है। और अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन को रखा गया है। इसके बाद आता है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में जो है अनुच्छेद 152 से आगे है और 162 तक। चलिए बात करते हैं 152 से 162 तक के अनुच्छेद को जो है राज्यपाल से जुड़े। देख सकते हैं अनुच्छेद 152 में जो है राज्य की परिभाषा को रखा गया है। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये अनुच्छेद 154 में रखा गया है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद की अवधि रखा गया है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो है अर्हता को रखा गया है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त को रखा गया है। और अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। और अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन को रखा गया है। और अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार को जो है ये अनुच्छेद 162 में रखा गया है। इसके बाद आता है राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। तो राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 163 से रखा गया है। और अनुच्छेद 163 से जो है 167 तक रखा गया है राज्य मंत्री परिषद और जो है महाधिवक्ता को। अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, यह अनुच्छेद 163 में रखा गया है। और अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है ये अनुच्छेद 164 में रखा गया है। और अनुच्छेद 165 में जो है राज्यों का महाधिवक्ता को रखा गया है। और अनुच्छेद 166 में बात करें तो अनुच्छेद 166 में जो है ये राज्य की सरकार के कार्य का संचालन इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने इत्यादि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को रखा गया है, यह अनुच्छेद 167 में। चलिए आगे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक यदि देखे हैं तो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसको पूरा देखिए और सभी जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अनुच्छेद 395 तक को आपको कवर कराने वाले हैं यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो। एक ही वीडियो में जो है आपका पूरा संविधान का जो है अनुच्छेद 1 से 395 तक कवर हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं। आगे है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 168 से है। अनुच्छेद 168 में जो है राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में कहा गया है। और 169 में जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन
या सृजन को रखा गया है। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभाओं की संरचना को रखा गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि को रखा गया है और अनुच्छेद 173 में जो है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं को रखा गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन को रखा गया है और अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके जो है उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार जो है इसको रखा गया है और अनुच्छेद 176 में जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण को रखा गया है और अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 178 में देखिए तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 178 में रखा गया है। अनुच्छेद 179 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना यह अनुच्छेद 179 में रखा गया है। अनुच्छेद 180 में जो है ये अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति जो है ये अनुच्छेद 180 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 181 में जो है रखा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ये अनुच्छेद 181 में रखा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 182 में जो है ये विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में रखा गया है और अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना यह अनुच्छेद 183 में रखा गया है। अनुच्छेद 184 में जो है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है 184 में रखा गया है। इसके बाद आता है 185। अनुच्छेद 185 में जो है रखा गया है कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना यह अनुच्छेद 185 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में जो है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते को रखा गया है अनुच्छेद 186 में और अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय को रखा गया है। अनुच्छेद 188 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है अनुच्छेद 188 में और अनुच्छेद 189 में जो है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गुण जो है गण पूर्ति जो है ये अनुच्छेद 189 में रखा गया है। इसके बाद आता है 190। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना जो है ये 190 में रखा गया है। अनुच्छेद 191 में जो है सदस्यता के लिए निर्हरताएं जो है ये अनुच्छेद 191 में रखा गया है और अनुच्छेद 192 में बात करें तो सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय जो है ये अनुच्छेद 192 में रखा गया है। अनुच्छेद 193 में जो है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति जो है ये शक्ति जो है ये अनुच्छेद 193 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 में जो है विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां व विशेष अधिकार इत्यादि जो है ये अनुच्छेद 194 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 195 में विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते को रखा गया है अनुच्छेद 195 में जो है रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 196 में जो है देख सकते हैं विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो अनुच्छेद उपबंध जो है ये अनुच्छेद 196 में रखा गया है। अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन जो है ये अनुच्छेद 197 में रखा गया है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को रखा गया है और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। अनुच्छेद 200 में जो है विधेयक पर अनुमति के बारे में अनुच्छेद 200 में रखा गया है। चलिए आगे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है 201 से जो है आगे हैं। अनुच्छेद 201 में जो है विचार के लिए आरक्षित विधेयक को रखा गया है और अनुच्छेद 102 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट जो है इसको रखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 102 में और अनुच्छेद 203 में जो है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को रखा गया है। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक को रखा गया है और अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान को रखा गया है। अनुच्छेद
206 में जो है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान को रखा गया है। और अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम को रखा गया है। और अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 210 में जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को रखा गया है। और अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन को रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 212 में जो है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसको अनुच्छेद 212 में रखा गया है। अनुच्छेद 213 में जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 213 में रखा गया है। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में जो है अनुच्छेद 214 से आगे जो है ये उच्च न्यायालय के बारे में रखा गया है। देख सकते हैं अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक को जो है। चलिए अनुच्छेद 214 से बताते हैं उच्च न्यायालय के बारे में जो है। उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है, यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह अनुच्छेद 215 में रखा गया है। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन को रखा गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त को जो है अनुच्छेद 217 में रखा गया है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना ये रखा गया है। और अनुच्छेद 219 में जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान को रखा गया है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन को रखा गया है। और अनुच्छेद 221 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 222 में जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण यह अनुच्छेद 222 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 223 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 224 के ए में बात करें तो उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनुच्छेद 224 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 225 में जो है विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता को रखा गया, अनुच्छेद 225 में जो है इसको रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है ये दिया जो है ये अनुच्छेद 226 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन जो अधीक्षण की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 227 में रखा गया है। अनुच्छेद 228 में जो है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण जो है ये अनुच्छेद 228 में रखा गया है। और अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी या सेवक तथा व्यय जो है ये अनुच्छेद 229 में रखा गया है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार ये जो है अनुच्छेद 230 में रखा गया है। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना ये अनुच्छेद 231 में रखा गया है। और अनुच्छेद 232 में कहा गया व्याख्या यानी जो है निर्सित ये जो व्याख्या जो है ये अनुच्छेद 232 में रखा गया है। इसके बाद आता है आगे जो है अनुच्छेद 232 के बाद अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 233 से है। चलिए आगे बताते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो है। देख सकते हैं अनुच्छेद 233 में कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 233 में रखा गया है। और अनुच्छेद 233 का ए में जो है रखा गया है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों इत्यादि का विधान नियम जो है विधि मान्यकरण जो है ये अनुच्छेद 233 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 234 में जो है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती रखा गया है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण को रखा गया है। अनुच्छेद 236 में निर्वाचन को रखा गया है। और अनुच्छेद 237 में जो है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना यह अनुच्छेद 237 में रखा गया है। इसके बाद आता है प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य निर्सित यानी जो है अनुच्छेद 238 में जो है राज्य के भाग 6 के
प्रावधानों के पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना ये निश्चित हुआ था। ये जो है अनुच्छेद 238 में रखा गया है। इसके बाद आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये अनुच्छेद 239 से और अनुच्छेद 242 तक है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। चलिए आगे देख सकते हैं। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन को रखा गया है। अनुच्छेद 239 का ए में जो है कुछ संघ एवं जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन जो है ये अनुच्छेद 239 के ए में रखा गया है। और अनुच्छेद 239 का ए में जो रखा गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, यानी जहाँ अनुच्छेद 239 का ए में जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। और अनुच्छेद 239 के ए के बी में जो है रखा गया है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को रखा गया है। और अनुच्छेद 239 के बी में रखा गया है विधानमंडल में के जो है विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 में रखा गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 240 में रखा गया है। अनुच्छेद 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होता है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 242 में कुर्ग को रखा गया है निश्चित के बारे में, कुर्ग को जो है ये अनुच्छेद 242 में रखा गया है। इसके बाद आता है पंचायत के बारे में। अनुच्छेद 242 के बाद आता है पंचायत के बारे में। और पंचायत के बारे में जो है अनुच्छेद 243 से जो है अनुच्छेद 243 के ओ तक रखा गया है। अनुच्छेद 243 में ही बहुत सारे इसके भाग हैं। चलिए बताते हैं अनुच्छेद 243 के से जो है पंचायत के बारे में जो है आगे बताते हैं। अनुच्छेद 243 में देखें तो परिभाषा को रखा गया, यानी पंचायत की परिभाषा को रखा गया अनुच्छेद 243 में। और अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत का गठन के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के डी में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण को रखा गया है। आगे देखें तो अनुच्छेद 243 का डी के बाद ई में जो है ये रखा गया है पंचायत की अवधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एफ में सदस्यता के लिए निर्धारिताएं को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकरण और उत्तराधित्य जो है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जो है जे में पंचायतों के लेखाकारों की संपरीक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 का के में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एल में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना रखा गया है। अनुच्छेद इसके बाद जो है देख सकते हैं अनुच्छेद 243 का एम में जो है ये रखा गया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना ये अनुच्छेद 243 के एम में रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एन में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना ये रखा गया है। अनुच्छेद 243 का ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ये अनुच्छेद 243 के ओ में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के पी से आता है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 के पी में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के क्यू में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के आर में देखें तो नगर पालिकाओं की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के एस में वार्ड समितियों इत्यादि का गठन एवं संरचना के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के टी में जो है स्थानों का आरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के यू में नगर पालिकाओं की अवधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के भी में जो है सदस्यता के लिए निर्धारिताएं को रखा गया है नगर पालिकाएं के जो है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तराधित्य जो है ये रखा गया है। अनुच्छेद 243 के एक्स में जो है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां रखा गया है। अनुच्छेद 243 के वाई में वित्त आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जेड में जो है ये नगर पालिकाओं की लेखिकाओं की जो है संपरीक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड ए में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड सी में इस भाग का कतिपय
क्षेत्रों को लागू न होना को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZD में जिला नियोजन यानी जिला योजना के लिए समिति को रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 के ZE में, अनुच्छेद 243 के ZE में महानगर योजना के लिए समिति को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZF में जो है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZG में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZH में परिभाषा को रखा गया है सहकारी समितियां, जो सहकारी समितियां की परिभाषा को रखा गया है अनुच्छेद 243 के ZH में। अब सहकारी समितियां के बारे में आगे जो है अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 243 के ZI में सहकारी समितियों का निगमन को रखा गया है। आगे बात करें तो अभी 243 के बारे में ही यहाँ तक है, देख सकते हैं सहकारी समितियाँ जो है इसके बारे तक में। अनुच्छेद 243 के ZJ में जो है बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZK में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZL में बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन व अंतरिम व्यवस्था को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZM में सहकारी समितियों के लेख का अंकेक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZN में सामान्य सभा की बैठक आहूत करना को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZO में सदस्य का सूचना पाने का अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZP में रिटर्न को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZQ में अपराध एवं दंड को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZR में बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के ZS में संघीय क्षेत्रों का आवेदन को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के ZT में वर्तमान कानूनों का जारी रहना ये इसको रखा गया अनुच्छेद 243 के ZT में। इसके बाद आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को जो है अनुच्छेद 244 में रखा गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन को रखा गया है। और अनुच्छेद 244 के A में जो है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन होना को रखा गया अनुच्छेद 244 का A में जो है। इसके बाद बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को जो है अनुच्छेद 245 से आगे रखा गया है, 245 से रखा गया है। 245 में जो है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां का विस्तार को रखा गया है। और अनुच्छेद 246 में जो है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची को रखा गया है। अनुच्छेद 246 के A में जो है वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान को रखा गया है। और अनुच्छेद 247 में जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 248 में जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियां को रखा गया है। और अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में संसद को विधि बनाने की शक्ति को रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में जो है यह रखा गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति को जो है ये अनुच्छेद 250 में रखा गया है। और अनुच्छेद 251 में जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को असंगति करना ये जो है अनुच्छेद 251 में रखा गया है। अनुच्छेद 252 में जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना ये अनुच्छेद 252 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में देखिए तो कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है ये अनुच्छेद 253 में रखा गया है। और अनुच्छेद 254 में जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति अनुच्छेद 254 में रखा गया है। अनुच्छेद 255 में जो है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना यह अनुच्छेद 255 में रखा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 255 के बाद जो है आ जाता है संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। संघ और राज्य के बीच जो है प्रशासनिक संबंध के बारे में अनुच्छेद 256 से 63 तक है, 263 तक
चलिए 256 में बताते हैं राज्यों और संघ की बाध्यता को रखा गया है। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण भी रखा गया है 257 में। और अनुच्छेद 258 में जो है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने इत्यादि की संघ की शक्ति, ये जो है इसको अनुच्छेद 258 में रखा गया है। अनुच्छेद 259 में जो है पहली अनुसूची में भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल निर्षित, इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 260 में जो है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता को रखा गया है। अनुच्छेद 261 में जो है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और अन्य न्यायिक कार्यवाहियां को रखा गया है। अनुच्छेद 262 में जो है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन जो है ये अनुच्छेद 262 में रखा गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध को जो है अनुच्छेद 263 में रखा गया है। इसके बाद आता है संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध की बात करें तो ये अनुच्छेद 264 से आगे है। देख सकते हैं अनुच्छेद 264 में जो है संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का निर्वचन को रखा गया है। और अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना कारों का अधिरोपण न किया जाना, इसको रखा गया है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित व लोक लेखा निधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 267 में भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि को 267 में रखा गया है। अनुच्छेद 268 में जो है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क को अनुच्छेद 268 में रखा गया है। अनुच्छेद 268 का ए में जो है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह को रखा गया है। अनुच्छेद 269 में जो है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर को जो है अनुच्छेद 269 में रखा गया है। अनुच्छेद 270 में जो है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण को जो अनुच्छेद 270 में रखा गया है। अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और कारों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार जो है ये अधिभार जो ये अनुच्छेद 271 में रखा गया है। अनुच्छेद 272 में जो है ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं, ऐसी किसको जो अनुच्छेद 272 में रखा गया है। अनुच्छेद 273 में जो है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान जो है अनुच्छेद 273 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 274। अनुच्छेद 274 से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 274 में जो है रखा गया है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए उपराष्ट्रपति की यानी जो है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा ये अनुच्छेद 274 में रखा गया है। अनुच्छेद 275 में कहा गया कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये अनुच्छेद 275 में रखा गया है। अनुच्छेद 276 में जो है वृत्तियों, व्यापारियों और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर लगाना, ये अनुच्छेद 276 में लगाया गया है। अनुच्छेद 277 में व्यावृत्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 278 में पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता, इसको जो है अनुच्छेद 278 में रखा गया है। अनुच्छेद 279 में जो है शुद्ध आगम इत्यादि की गणना को जो अनुच्छेद 279 में रखा गया है। और अनुच्छेद 279 का ए में वस्तु और सेवा का कर परिषद जो है ये अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग का प्रतिवेदन को रखा गया है अनुच्छेद 281 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 282, देख सकते हैं अनुच्छेद 282 में जो है संघ अथवा राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय को रखा गया है। और अनुच्छेद 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा इत्यादि को रखा गया है। अनुच्छेद 284 में जो है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादाकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा को रखा गया है। और अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट को रखा गया है। अनुच्छेद 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन को रखा गया है। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट को रखा गया है। और अनुच्छेद 289 में जल या विद्युत पर करों से छूट, इसको जो अनुच्छेद 289 में रखा गया है। अनुच्छेद 290 में जो है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन को जो है अनुच्छेद 290 में रखा गया है। अनुच्छेद 290 के ए में
कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संपदा के संदय के बारे में रखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 291 में जो है शासकों की प्रीवी पर्स की राशि को रखा गया है, जो निश्चित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना इसको रखा गया है, भारत सरकार के द्वारा उनसे जो है उधार लेना, ये अनुच्छेद 292 में रखा गया है। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना इसको रखा गया है अनुच्छेद 293 में। इसके बाद चले आते हैं अनुच्छेद 293 के बाद संपत्ति, संविदा और अधिकार, दायित्व और बाध्यता और वाद के बारे में जो है अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक में रखा गया है। चलिए अनुच्छेद 294 में देख सकते हैं रखा गया है कि कुछ दशाओं से में जो है संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरादायित्व जो है अनुच्छेद 294 में रखा गया है। और अनुच्छेद 295 में जो है अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व जो है अनुच्छेद 295 में रखा गया है। अनुच्छेद 296 में जो है राजगामी या व्यापक या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 297 में जो है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना रखा गया है। अनुच्छेद 298 में जो है व्यापार करने इत्यादि की शक्ति जो है अनुच्छेद 298 में रखा गया है। और अनुच्छेद 299 में जो है संविदा को रखा गया है, यानी जो है ये सभी चीज़ों के बारे में संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद विवाद के बारे में चर्चा करते हैं। संविदा के बारे में जो अनुच्छेद 299 में रखा गया है। और अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ को रखा गया है। इसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया है, जिसे विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, ये जो है अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। पहले इसको जो था ये मौलिक अधिकार में भी था, जिसमें से ये हटा दिया गया था, यहाँ पे रख दिया, उसको उठा करके जो है अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया। इसके बाद आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बारे में जो है रखा गया है अनुच्छेद 301 से। 301 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को रखा गया है। अनुच्छेद 302 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति को रखा गया है अनुच्छेद 302 में। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन जो है अनुच्छेद 303 में रखा गया है। और अनुच्छेद 304 में जो है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागमन पर निर्बंधन को रखा गया अनुच्छेद 304 में। अनुच्छेद 305 में जो है ये विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति जो है ये अनुच्छेद 305 में रखा गया है। अनुच्छेद 306 में जो है पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति अनुच्छेद 306 में रखा गया है, जो निश्चित हो गया है। आगे अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति जो अनुच्छेद 307 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 308। और अनुच्छेद 308 में जो है राज्य और राज्यों के अधीन सेवाएं को अनुच्छेद 308 से 314 तक रखा गया है। देखिए तो अनुच्छेद 308 में जो है निर्वाचन को रखा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं निर्वाचन को 308 में रखा गया है। और अनुच्छेद 309 में जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें को रखा गया है। अनुच्छेद 310 में जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पदावधि जो है 310 में रखा गया अनुच्छेद 310 में। अनुच्छेद 311 में जो है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना अनुच्छेद 311 में रखा गया है। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाएं को रखा गया है। और अनुच्छेद 312 के ए में जो है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति जो अनुच्छेद 312 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 313 में जो है संक्रमण कालीन उपबंध को रखा गया अनुच्छेद 313 में। और अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान को रखा गया अनुच्छेद 314 में। अनुच्छेद 315 में जो है देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग के बारे में रखा गया अनुच्छेद 315 से। अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 317 में
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना यह अनुच्छेद 317 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति यह अनुच्छेद 318 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 319 में देखें तो अनुच्छेद 319 में जो है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध यह अनुच्छेद 319 में रखा गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों की कृत्य को रखा गया है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों की कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति को रखा गया है और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय को रखा गया है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन को रखा गया है। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में जो है अनुच्छेद 323 के ए में जो है प्रशासनिक अधिकरण को रखा गया है। अनुच्छेद 323 के बी में अन्य विषयों के बारे में अधिकरण को रखा गया है। इसके बाद आ जाता है निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में जाने तो यहाँ पे अनुच्छेद 324 से रखा गया है, देख सकते हैं अनुच्छेद 329 के ए तक में जो है निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 324 में जो है रखा गया है निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यह अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अनुच्छेद 325 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए जो है अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने का वादा न किया जाना, इसको अनुच्छेद 225 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 325 में रखा गया। अनुच्छेद 326 में देखें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यह अनुच्छेद 326 में रखा गया है। और अनुच्छेद 327 में देखें तो विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 327 में रखा गया है। अनुच्छेद 328 में जो है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 328 में रखा गया है। अनुच्छेद 329 में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है यह अनुच्छेद 329 में रखा गया है। अनुच्छेद 329 का ए में जो है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 329 के ए में रखा गया है, जो निश्चित हो गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे सब देख सकते हैं KGS पब्लिकेशन का है, यहाँ पे देख सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर के बुक्स का है ये सारा। और यहाँ तक आप लोग यदि देख लिए है, कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ तक देखे हैं तो आप लोगों को बता दें कि ये सारे के सारे जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में पॉलिटी से आता ही है, अनुच्छेद से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन, और आप यदि सभी को देख लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, यदि सभी को यह पूरा वीडियो को देखते हैं तो। तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और आगे के क्वेश्चन बताते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा लाइक के साथ साथ। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 330 से। अनुच्छेद 330 से जो है दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ये अनुच्छेद 330 से दिया गया है। अनुच्छेद 330 में देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में दिया गया है। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व को जो है अनुच्छेद 331 में दिया गया है, जो कि निरसन है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 332 में। और अनुच्छेद 333 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व रखा गया है अनुच्छेद 333 में, जो निरसन हो गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 334 में जो है एक निश्चित अवधि के पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति जो है अनुच्छेद 334 में रखा गया है। अनुच्छेद 334 के बाद जो है अनुच्छेद 335 में कहा गया है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे को अनुच्छेद 335 में रखा गया है। अनुच्छेद 336 में जो है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध को रखा गया है अनुच्छेद 336 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध जो है ये अनुच्छेद 337 में रखा गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है। अनुच्छेद 338 के बी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया है।
और अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण जो ये अनुच्छेद 339 में रखा गया है। अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 340 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में जो है यह अनुसूचित जातियां को रखा गया है और अनुसूचित जनजातियां को अनुच्छेद 342 में रखा गया है और अनुच्छेद 342 के ए में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को रखा गया है अनुच्छेद 342 के ए में जो है। इसके बाद आ जाता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा के बारे में जो है अनुच्छेद 343 से जो है राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 तक में कहा गया है। तो राज्यसभा के परिभाषा जो है राज्यसभा में संघ की परिभाषा अनुच्छेद 343 में रखा गया है। 344 में अनुच्छेद 344 में राज्यसभा के यानी जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति को रखा गया है 344 में। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं को रखा गया है और अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा को रखा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 347 में जो है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 348 में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों इत्यादि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को जो अनुच्छेद 348 में रखा गया है। अनुच्छेद 349 में जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने वाले के लिए विशेष प्रक्रिया को रखा गया है और अनुच्छेद 350 में जो है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुच्छेद 350 में रखा गया है। अनुच्छेद 350 के ए में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा को रखा गया है और अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी को रखा गया है। अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश को अनुच्छेद 351 में रखा गया है। और इसके बाद आ जाता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के बारे में जो है प्रावधान अनुच्छेद 352 से जो 360 में कहा गया है। बात करें तो अनुच्छेद 352 में जो है आपात की उद्घोषणा को रखा गया है, उद्घोषणा के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 354 में जो है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना यह अनुच्छेद 354 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 355 में जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 355 में। और अनुच्छेद 356 में जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 357 में बात करें तो अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग जो है अनुच्छेद 357 में किया गया है। अनुच्छेद 358 में जो है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन हो जाना अनुच्छेद 358 में रखा गया है। अनुच्छेद 359 में जो है आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन हो जाना यह अनुच्छेद 359 में रखा गया है। और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध को रखा गया है। वित्तीय आपात के बारे में जो उपबंध को जो है अनुच्छेद 360 में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो प्रकीर्णन के बारे में अनुच्छेद 361 से जो है अनुच्छेद 367 तक रखा गया है। चलिए अनुच्छेद 361 में देखते हैं। अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख का संरक्षण को रखा गया है। अनुच्छेद 361 के ए में जो है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 361 के बी में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ता को रखा गया है। और अनुच्छेद 362 में जो है भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेष अधिकार को रखा गया है जो निश्चित है भी। और अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों, करारों इत्यादि से उत्पन्न विवादों में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन को रखा गया है। अनुच्छेद 363 के ए में जो है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों को रखा गया है अनुच्छेद 363 के ए में। और अनुच्छेद 364 में जो है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध को रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 365 में जो है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव जो है अनुच्छेद 365 में रखा गया है। अनुच्छेद 366 में जो है
परिभाषा को रखा गया है प्रकीर्णन का, और अनुच्छेद 367 में जो निर्वचन को रखा गया है। इसके बाद आता है संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद आ जाता है 368 के बाद जो है 369। अनुच्छेद 369 में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 369 में जो है राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति को मानो व समवर्ती सूची के विषय में हो, ये जो अनुच्छेद 369 में रखा गया है। अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध को अनुच्छेद 371 में रखा गया है। अनुच्छेद 371 के ए में जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है अनुच्छेद 371 के ए में, और अनुच्छेद 371 के बी में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 371 के बी में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 371 के सी में मणिपुर राज्य के संबंध के विशेष में रखा गया है। अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 371 के जो है ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को रखा गया है। अनुच्छेद 371 के एफ में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 371 के जी में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 371 के आई में जो है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 371 के जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 372 में चले तो अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन को रखा गया है। अनुच्छेद 372 में अनुच्छेद 372 का ए में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति को अनुच्छेद 372 के ए में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 373। अनुच्छेद 373 में जो है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति को जो है अनुच्छेद 373 में रखा गया है। अनुच्छेद 374 में जो है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सब परिषद हिज मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में जो है उपबंध ये अनुच्छेद 374 में रखा गया है। अनुच्छेद 375 में देखें तो अनुच्छेद 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना अनुच्छेद 375 में रखा गया है। अनुच्छेद 376 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 378 में जो है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 378 के ए में जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध को रखा गया है, और अनुच्छेद 379 से अनुच्छेद 390 तक में जो है निर्देशित कर दिया गया है, इसी को जो है निर्देशित को रखा गया है। आगे जो है अनुच्छेद 391 में देखें तो अनुच्छेद 391 में जो है कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन के राष्ट्रपति की शक्ति को जो है अनुच्छेद 391 में कहा गया है, और अनुच्छेद 392 में जो है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति को रखा गया अनुच्छेद 392 में। इसके बाद आ जाता है लास्ट में देखें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, और निरसन इसको जो अनुच्छेद 393 से 95 में रखा गया है। अनुच्छेद 393 में जो है संक्षिप्त नाम को रखा गया है, छोटा नाम को, और अनुच्छेद 394 में प्रारंभ को रखा गया है किसी चीज़ के, और अनुच्छेद 394 के ए में जो है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ को रखा गया है, और अनुच्छेद 395 में जो है निर्देशित को रखा गया है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक के टोटल 22 भाग, और जो जितने अनुच्छेद थे 22 भाग में टोटल 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक इसको कवर कर लिए। ये वीडियो कितना लंबा हुआ मुझे भी नहीं पता, ये वीडियो 1 घंटा से ऊपर ही हुआ होगा, जितना भी हुआ होगा। तो आप लोग यदि यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत से जो है एक ही वीडियो में टोटल अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद को कवर कर दिए, और
ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किस टॉपिक पे जो है मैराथन क्लास चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक को जो है एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे यदि आप कमेंट कीजिएगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए एक ठो। ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद।